नमस्कार। सीईसी गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने अपने पिछले व्याख्यान में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के वैयक्तिक निबंधों की और सांस्कृतिक निबंधों की चर्चा की थी। उन कौन से सांस्कृतिक निबंध हैं और वैयक्तिक निबंध हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे उनके समीक्षात्मक निबंधों की, ऐतिहासिक निबंधों की और शोधपरक निबंधों की। मुख्य रूप से 5 प्रकार के निबंध उनके मिलते हैं। विषय की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, हम शैली की दृष्टि से वर्गीकरण की बात नहीं कर रहे, हम विषय की दृष्टि से निबंधों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो समीक्षात्मक निबंधों में उनके व्यावहारिक समीक्षा भी मिलती है और सैद्धांतिक समीक्षा भी मिलती है। सैद्धांतिक समीक्षा में सिद्धांत जैसे रस को लेकर, काव्य मीमांसा को लेकर, साहित्य निर्माण को लेकर या भाषा संबंधी उन्होंने जो निबंध लिखे वे इसके अंतर्गत आते हैं। और कवि विशेष को लेकर या उनके विषय को लेकर, जैसे सूरदास को लेकर, कालिदास को लेकर, कबीर को लेकर उन्होंने जो व्यावहारिक समीक्षा भी लिखी। तो समीक्षात्मक निबंधों में कुछ मुख्य निबंध जो विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे वे उनमें है वैष्णव कवियों की रूपोपासना, समीक्षकों की समीक्षा, हिंदी साहित्य का भक्ति साहित्य, साहित्य निर्माण का लक्ष्य, हिंदी का वर्तमान और भविष्य, नया साहित्यिक दृष्टिकोण, मधुर रस की साधना, रस का व्यावहारिक अर्थ। इनमें अधिकांशतः शास्त्रीय समीक्षा ही है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुज्ञ थे, शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया हुआ था, संस्कृतज्ञ थे। संस्कृत में कालिदास के साहित्य पर उनका विशेष आकर्षण था और उनको नवीन दृष्टि से, एक मौलिकता परक दृष्टि से एक नवीन चिंतन लेते हुए कालिदास पर निबंध लिखते हैं। इसी तरह से वैष्णव कवियों की रूप उपासना को लेकर के और या मधुर रस के बारे में जब बात करते हैं, रस का व्यावहारिक अर्थ में वे रस को परंपरागत रूप में जो संस्कृत से भरत मुनि के समय से या अभिनव गुप्त के समय से, विश्वनाथ जी के समय से जो चला आ रहा था, उससे भिन्न उसका व्यावहारिक अर्थ लेते हुए एक नवीन चिंतन, एक नवीन दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही भाषा को लेकर के, हिंदी के वर्तमान और भविष्य को लेकर के वे निबंध की रचना करते हैं। तो व्यावहारिक और शास्त्रीय दोनों ही प्रकार की समीक्षात्मक निबंध इनके मिलते हैं और ये निबंध बौद्धिकता से युक्त है, विचार प्रधान निबंध है, उनमें चिंतन का प्रभाव है और ये विवरणात्मक भी है और विचारात्मक भी है। जैसे एक निबंध का हम उदाहरण देखते हैं, वे कहते हैं वस्तुतः ज्ञान 2 मुहा पदार्थ है, उसके एक और तथ्य है, दूसरी ओर सत्य। सभी तथ्य सत्य नहीं होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि तथ्यों के भीतर सत्य ओतप्रोत होकर वर्तमान रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों के सहारे कुछ तथ्यों की उपलब्धि करता है और कुछ बातों का उपलब्धियों के सहारे स्मरण करता है। इन्हीं उपलब्धियों और स्मृतियों के ताने बाने से व्यक्ति की दुनिया बनती है, परंतु यह दुनिया बदलती रहती है। तो इस तरह से एक चिंतन प्रधान निबंध, बौद्धिकता से युक्त निबंधों की वे रचना करते हैं। एक और वे आत्मपरक व्यक्ति व्यंजक निबंधों की रचना करते हैं, जहां भाव प्रवणता है, जहां लालित्य है, जहां सरसता है। वहीं दूसरी ओर जब वे समीक्षात्मक निबंध लिखते हैं तो वहां चिंतन को अधिक महत्व है, वह चिंतन प्रधान निबंध है और उसी के अनुरूप भाषा शैली भी परिवर्तित होती है। भाषा में एक परिष्कृति दिखाई देती है। जैसे ज्ञान 2 मुहा पदार्थ है,
तो वो ज्ञान दो मुहा कैसे है? तथ्य और सत्य, इन दो रूपों में ज्ञान का विस्तार से वर्णन वे प्रस्तुत करते चले जाते हैं। और इस तरह से कैसे उस ज्ञान का तथ्य और सत्य रूप समाज को में परिवर्तन लाता है, जिससे दुनिया बदलती रहती है, व्यक्ति जो है, व्यक्ति की सोच इससे परिवर्तित होती रहती है। इन्हीं उपलब्धियों और स्मृतियों के ताने बाने से व्यक्ति की दुनिया बनती है, परंतु ये दुनिया बदलती रहती है। तो इस तरह से एक विचार प्रधान निबंधों की रचना द्विवेदी जी करते हैं। और इनके समीक्षात्मक निबंधों में स्वतंत्र चिंतन दिखाई देता है, मौलिक उद्भावना दिखाई देती है। चाहे वे व्यवहारिक निबंधों की उन्होंने रचना की या उन्होंने शास्त्रीय निबंधों की रचना की, मधुर रस के बारे में जब वे बात करते हैं तो वहां भी उनका स्वतंत्र चिंतन दिखाई देता है। और लेखक की एक उदात्त दृष्टि, एक गहरी विचार श्रृंखला, एक संवेदनशीलता दिखाई देती है। उसमें कहीं पर भी एक सतहीपन नहीं दिखाई देता। वे जिस भी विषय को उठाते हैं उस विषय के विविध पहलुओं पर गहराई से चिंतन करते हैं, उसके एक एक पक्ष को बड़ी संवेदनशीलता से युक्त होकर के प्रस्तुत करते चले जाते हैं और पाठक उस विषय को समझने में, चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। और द्विवेदी जी में विषय विवेचन की तार्किक क्षमता है और पूरा संयम है। जिस भी विषय को उठाते हैं उसका पूरे संयम के साथ एक एक पक्ष को दृष्टांतों के माध्यम से, अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ते हुए और एक एक पहलू को प्रस्तुत करते हुए, क्रमिक विकास दिखाते हुए, ऐतिहासिक विकास के क्रम में विषय का विवेचन करते हुए वे आगे बढ़ते चले जाते हैं और विषय के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करते हैं। विषय गंभीर है तो उसके अनुरूप गंभीर और परिष्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, और विषय अगर रोचक है, सरल है, एक सामान्य सरसता से युक्त है, तो भाषा भी उसी के अनुरूप धारा प्रवाह हो जाती है, एक प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो समीक्षात्मक निबंध में भाषा भी विषय के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। इसी तरह से द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक निबंधों की भी रचना की। द्विवेदी जी इतिहासज्ञ थे, इतिहास का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया था। हमारी भारतीय संस्कृति की जो विविध कलाएं हैं, भारतीय सभ्यता है, जो विभिन्न धार्मिक आदर्श हैं, उनके इतिहास में जाते हैं। वैदिक काल से प्रारंभ करके जैन धर्म, बौद्ध धर्म से होते हुए वर्तमान तक, परंपरा से लेकर के आधुनिकता तक पूरा एक समन्वय प्रस्तुत करते हुए वे ऐतिहासिक निबंधों की भी रचना करते हैं और एक इतिहास की विकास यात्रा प्रस्तुत करते हुए चले जाते हैं। उनके कुछ प्रमुख ऐतिहासिक निबंध रहे वैशाली वात्स्यायन की कलाएं, कलाओं की प्राचीनता, कलाओं के आश्रयदाता रईस, प्रस्तर लेख, स्वर्ण और रजत पत्र, गुफाएं और मंदिर, दरबारी लोगों के मनोविनोद। तो इतिहास को भी जब वे विषय बनाते हैं तो उसमें भी भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को आधार बना करके चलते हैं। जो हमारी गुफाएं हैं, मंदिर हैं, उनका इतिहास क्या रहा, हमारी जो कलाएं हैं उनकी प्राचीनता कब कितनी प्राचीन है, उनको संरक्षण कहाँ किसने कब दिया, दरबारी लोगों का मनोविनोद किस प्रकार से होता रहा, और जो वैशाली वात्स्यायन की जो कलाएं इतनी प्रसिद्ध हैं उनकी प्राचीनता को लेकर, उनकी ऐतिहासिक यात्रा को लेकर ये निबंधों की रचना करते हैं। और ऐतिहासिक निबंधों में राष्ट्रीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसारण करते चले जाते हैं। अपने इतिहास को राष्ट्र के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं और इन ऐतिहासिक निबंधों के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों को प्रस्तुत करते चले जाते हैं।
वर्तमान को एक संदेश देते हुए आगे बढ़ते हैं और ऐतिहासिक निबंधों में विवरण प्रधान शैली को अपनाते हैं और उस शैली में ऐतिहासिक सामग्री का नियोजन बड़े ही सुंदर ढंग से करते हैं। द्विवेदी जी ने इतिहास के भीतर से उस चेतना को ग्रहण करने की चेष्टा की है जो मानवीय जीवन की अक्षय धारा का शक्ति स्रोत है और जिसके आधार पर आज के साहित्य भवन का भव्य आकार पर परिकल्पित हो सकता है। तो इस तरह से इतिहास में से अपने सांस्कृतिक मूल्यों को निकाल लाना, अपनी विरासत को निकाल लाना और उसे वर्तमान को देना, वर्तमान को प्रदान करना, वर्तमान को उससे एक प्रेरणा प्रदान करना, इनका मुख्य उद्देश्य रहा। और इतिहास में भी द्विवेदी जी इतिहास को खंड खंड देखने के पक्षधर नहीं है। वे इतिहास को उसकी समग्रता में, उसकी व्यापकता में देखने के पक्षधर हैं और इतिहास को जन चेतना के प्रवाह रूप में देखते हैं। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास की भी जब वे बात करते हैं, इनसे पूर्व शुक्ल जी ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो वहां वे अपभ्रंश के साहित्य को, सिद्ध साहित्य को, नाथ साहित्य को धार्मिक साहित्य कहकर के नगण्य मान देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, उसे फुटकर खाते में रख देते हैं। परंतु द्विवेदी जी इतिहास में जाते हैं और पूरा हिंदी साहित्य को अपभ्रंश साहित्य की विकास परंपरा के रूप में देखते हैं और उसी रूप में ही नाथ सिद्धों का साहित्य को उस परंपरा में देखते हैं, संत साहित्य को उसी परंपरा का एक विकास के रूप में देखते हैं। तो इतिहास जन चेतना का एक प्रवाह है और उस रूप में वे केवल निबंधों में ही इसे नहीं चित्रित करते हैं, अपितु अपने इतिहास लेखन में भी इसी दृष्टि को अपनाते हैं और विभिन्न कलाओं के ऐतिहासिक पक्ष का भी वे विवेचन करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारी जो कलाएं हैं, हमारे जो विभिन्न सांस्कृतिक विरासत है, उसका क्या इतिहास रहा, उसका विवेचन वे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हुए, एक तर्क सम्मत दृष्टि से करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से शुक्ल जी एक अन्वेषक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। उन्होंने शोधपरक निबंधों की भी रचना की। हिंदी के शोध कलाओं की प्राचीनता, रामायण और पुराण, बौद्ध साहित्य, महाभारत क्या है, जैन साहित्य और कवि प्रसिद्धियां, हिंदी का आदिकाल, संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय, ये इनके शोधपरक निबंध हैं। और अपने निबंधों में वे शोध से संबंधित अपनी एक दृष्टि को भी प्रस्तुत करते हैं। आज जिस तरह से शोध किया जा रहा है वे उपाधि परक है, वे आजीविका को दृष्टि में रखते हुए किया जा रहा है, एक शोध परक दृष्टि के नहीं किया जा रहा है। इस पर द्विवेदी जी संदेह भी करते हैं और चिंता भी प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में जो एक जॉब के लिए, एक आजीविका के लिए, उपाधि के लिए शोध परक दृष्टि रह गई है, उससे शोध का स्तर गिर गया है। तो ये अपने निबंधों में इस शोध दृष्टि पर भी विचार करते हैं। और जो हमारा प्राचीन साहित्य है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारा सांस्कृतिक गौरव है, उनका शोध करके इतिहास परक दृष्टि से उन्हें समाज के सामने लाने का एक महत्वपूर्ण कार्य द्विवेदी जी ने किया। नाथ सिद्धों की वाणियों का संपादन किया। कबीर के अंतर्गत वे शून्यवाद की भी बात करते हैं, क्षपणकों की बात भी करते हैं। वहां पर वे विभिन्न नवीन दृष्टि से, एक नवीन विचार से संत साहित्य का पुनर्मूल्यांकन करते हुए हिंदी का आदिकाल उस पर चिंतन करते हैं, संदेश रासक जैसी रचना का संपादन करते हैं। तो शोध परक निबंधों में भी और शोध परक उन्होंने रचनाओं में भी शोध को बढ़ावा दिया है।
और शोधपरक निबंध ऐतिहासिक खोज एवं शोध पर आधारित रहे हैं, जो द्विवेदी जी की अन्वेषक दृष्टि के परिचायक रहे हैं। भारत के प्राचीन साहित्य और कलाओं की प्रभुता, उनका महत्व, उनके गौरव के निदर्शक रहे। भारतीय दर्शन को, संस्कृति को, इतिहास को, भारतीय ज्योतिष शास्त्र को, साहित्य के जीवंत और उज्जवल रूप को बड़ी सरल शैली में अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने अभी बात की हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विभिन्न प्रकार के निबंधों की। अब हम बात करते हैं उनके निबंधों की भाषा शैली को लेकर के। उनके निबंधों की भाषा कैसी है, निबंधों की शैली कैसी है। विषय के अनुरूप निबंधों की भाषा में हमें जीवंतता दिखाई देती है, एक परिष्कृति दिखाई देती है। भाषा तत्सम प्रधान रही है, क्योंकि द्विवेदी जी स्वयं संस्कृतज्ञ थे, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करने वाले थे और बड़े ही सरल रूप में, सहज रूप में संस्कृत शब्दों का ऐसा प्रयोग करते हैं कि वे भाषा को एक उदात्त रूप प्रदान करते हैं, भाषा को एक परिष्कृत रूप प्रदान करते हैं। और गद्य के क्षेत्र में भाषा तो गद्य की कसौटी है, और भाषा को कैसे उदात्त बनाया जा सकता है, भाषा को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है, ये हम द्विवेदी जी के निबंधों को पढ़ करके जान सकते हैं। उनकी भाषा सरस और सजीव है। वे व्यवहारिक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। एक और जहां वे संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं साथ ही साथ व्यवहारिक देशज शब्दों का, लोक व्यवहार के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। आवश्यकता अनुसार अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी करते हैं और साथ ही विषय के अनुरूप अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करने में नहीं हिचकते। और जब वे लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो निबंधों में एक सजीवता, एक सरसता, एक जुड़ाव आ जाता है। वे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे फक्कड़, गुत्थम गुत्था, फचाफच, झिंझोटा, दनादन, गदरौना, झबरेला, रेल पेल, कलकतिया, छोकरे, लंडूरे, पुरवैया, ऐसे देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सामान्य बोलचाल में, गांव में, क्षेत्रों में, अंचल विशेष में प्रयोग किए जाते हैं। और इन शब्दों के प्रयोग जब वे करते हैं तो भाषा में सजीवता, एक सरलता आ जाती है, एक सरसता, रोचकता आ जाती है और पाठक उनके साथ एक आत्मीयता का संबंध जोड़ता चला जाता है। पाठक भी उनके साथ जुड़ जाता है। और इनके साथ द्विवेदी जी अल्प प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। वे शब्द जो अब समाज में प्रचलित नहीं है, ऐसे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। भाषा के प्रति वे सजग हैं। वे शब्द कहीं लुप्त ना हो जाएं। भाषा बहता नीर है, भाषा में सजीवता है, परंतु हमारे वे शब्द जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है वह लुप्त ना हो जाएं। उनको भी समाज में आगे लाना है तो वे अपने निबंधों में उन अल्प प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो द्विवेदी जी का शब्द भंडार असीमित है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे भवन दीर्घी का तालाब के लिए प्रयुक्त किया, जो आज प्रयोग में कहीं नहीं दिखता है। तकिए के लिए उपाधान शब्द संस्कृत में था पर बीच में लुप्त हो गया। ऐसे अल्प प्रचलित शब्द निबंधों में लेके आते हैं। मंगलवार के लिए अंगारवार शब्द का प्रयोग, धोती के लिए अधोवस्त्र शब्द का प्रयोग, धूम्रवर्ती चुरुट के लिए गांवों में चुरुट शब्द का प्रयोग मिलता है परंतु उसका मूल शब्द धूम्रवर्ती है। तो ये प्रयोग वे अपने निबंधों में करते हैं। ऐसे ही आस्तरण शब्द दरी के लिए प्रयोग करते हैं। तो केवल कोश में ही वे शब्द सिमट करके ना रह जाएं, वे शब्द लुप्त ना हो जाएं जो हमारी संपदा है। तो उन शब्दों का प्रयोग
वे अपने निबंधों में एक सहज रूप में करते हुए चले जाते हैं, ताकि पाठक उन शब्दों से परिचित हो और समाज में इन शब्दों का प्रयोग बढ़े। इसी तरह से सामासिक शब्दों का भी प्रयोग द्विवेदी जी अपने निबंधों में करते हैं और सूत्रात्मक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सूत्र शैली का प्रयोग आचार्य शुक्ल जी भी करते हैं। वे भी एक सूत्र देते हैं और फिर उसका विस्तार करते चले जाते हैं। समास शैली और व्यास शैली दोनों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी सूत्रात्मक वाक्यों का प्रयोग करते हैं और वे वाक्य सूक्ति के रूप में पाठक के भीतर रच बस जाते हैं। जैसे वो कहते हैं, कमजोरों में भावुकता अधिक होती है, सत्य सार्वदेशिक होता है। अब छोटा सा कथन, सत्य सार्वदेशिक होता है, सूत्र रूप में कह दिया, परंतु अपने भीतर कितनी अर्थ छटाएं लिए हुए हैं। ऐसे ही जब वे कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से चित्त स्थिर होता है और बुद्धि निर्मल होती है। ये सूत्रात्मक वाक्य। ज्ञान दो मुहा पदार्थ है। ये ज्ञान दो मुहा पदार्थ है। इसके आपको मैंने पीछे दृष्टांत भी दिया है। तथ्य और सत्य के रूप में ज्ञान किस तरह से दो मुहा समाज में व्यवहारिक स्तर पर और तथ्यात्मक स्तर पर कैसे वे परिवर्तन लाता है जीवन में, उस पर चर्चा करते हुए भी कह देते हैं ज्ञान दो मुहा पदार्थ है। ऐसे ही भाषा को लेकर के वे कहते हैं भाषा वक्तव्य वस्तु का वाहन है। तो हम कह देते हैं भाषा भावों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। जब ये बात कहते हैं तो वे इस बात को कैसे कहते हैं, वक्तव्य वस्तु का वाहन है, कि जो वक्ता अपनी बात श्रोता तक पहुंचाना चाहता है उसके लिए वाहन का कार्य भाषा करती है। तो इस तरह से सूत्रात्मक वाक्यों का प्रयोग द्विवेदी जी अपने निबंधों में करते हैं और ये इनके निबंधों की एक महती विशेषता है, एक भाषिक उपलब्धि भी हम उसे कह सकते हैं। इसी तरह से द्विवेदी जी विषय के अनुरूप विविध शैलियों का प्रयोग करते हैं। समीक्षात्मक शैली, वार्तामूलक शैली, विवरणात्मक शैली, चिंतन परक शैली, गवेषणात्मक शैली, इतिवृत्तात्मक शैली, व्याख्यान शैली। तो जैसी विषय की मांग है उसके अनुरूप वे शैली परिवर्तित करते चले जाते हैं। अगर व्यक्ति परक निबंधों की रचना कर रहे हैं, जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज आदि निबंध है, आम बोरा गए निबंध है, वहाँ वो वार्तामूलक शैली का प्रयोग करते हैं। जब वे सांस्कृतिक निबंधों की रचना करते हैं तो वहाँ वो विवरणात्मक शैली को अपनाते हैं, वहाँ पर वे कहीं व्याख्यान शैली को अपनाते हैं। जब समीक्षात्मक निबंधों की रचना करते हैं, ऐतिहासिक निबंधों की रचना करते हैं, शोधपरक निबंधों की रचना करते हैं, तब वे समीक्षात्मक शैली को अपनाते हैं, गवेषणात्मक शैली को अपनाते हैं। तो इस तरह से विषय के अनुरूप वे विविध शैलियों का प्रयोग करते चले जाते हैं। और जब व्यक्ति व्यंजक निबंधों की रचना करते हैं, आत्मव्यंजक निबंधों की रचना करते हैं, तो कहीं वे धारा शैली में चलता है, कहीं वे प्रवाह शैली, तरंग शैली में चलता है। तो इस तरह से विषय के अनुरूप वे विविध शैलियों का प्रयोग करते चले जाते हैं। तो मित्रों, आज हमने बात की हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों पर। उनके निबंधों का वर्गीकरण किया, उनके निबंधों की क्या मुख्य विशेषताएं रही और किस तरह से वे निबंधों के माध्यम से एक स्वतंत्र चिंतन को, एक बौद्धिक चिंतन को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। और उनकी दृष्टि मानवतावादी दृष्टि रही। मनुष्य को वो केंद्र में रख करके अपनी पूरी साहित्य रचना करते हैं। मनुष्य उनके केंद्र में रहा। पूरा भक्ति साहित्य जहाँ ईश्वर केंद्र में था, वहीं आधुनिक काल में आते हुए मनुष्य केंद्र में आ गया। मनुष्य का सुख दुख, मनुष्य के विविध जो उतार चढ़ाव जीवन के हैं, मनुष्य की जो समस्याएं हैं, उनके संघर्ष हैं, वे केंद्र में आ गए। और इस तरह से वे समष्टि मानव की बात करते हैं।
सामाजिक मानव की बात करते हैं और सामाजिकता से उठ करके फिर विश्व मानवता की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से एक मानवतावादी दृष्टि को लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विभिन्न निबंधों की रचना की और भाषा की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से भी उन्होंने हिंदी निबंध साहित्य को एक उत्कृष्ट स्थान प्रदान किया। और द्विवेदी जी के निबंधों से प्रभावित होकर के ही परवर्ती काल में कुबेर नाथ राय, विवेकी राय आदि ने, नंद दुलारे वाजपेयी आदि निबंधकारों ने निबंधों की रचना की। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने द्विवेदी जी के निबंधों पर बात की। अगली बार हम शुक्ल युगीन जो अन्य निबंधकार हैं उनके निबंध रचना को लेकर के बात करेंगे। धन्यवाद।